हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे के भारतीय संविधान का विकास हुआ और किस किस एक्ट और प्रावधान के माध्यम से भारतीय संविधान का विकास हुआ, जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। तो देखते हैं, पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले, उसको देखने से पहले इसका इतिहास जानते हैं कि आखिर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे भारत में आगमन हुआ और कैसे इसका स्थापना हुआ और कैसे इसको चांस मिल गया भारत पर शासन करने का, राजनीतिक सत्ता को अपने अधिकृत करने का। तो देखते हैं 1757 बात करें तो 1757 का प्लासी का युद्ध, आपको पता है कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का तत्कालीन नवाब था, उसको षड्यंत्रपूर्ण तरीके से हरा के उसका सत्ता को हथिया लिया था। फिर उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था जो कि निर्णायक युद्ध है 1764 का बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में एक तरीका से कहे तो हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में त्रिगुट सेना को हरा दिया गया था। और इसके बाद इस युद्ध के बाद पूरी तरीका से बंगाल पर अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, अधिकृत हो गया। और अब फिर भी लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बंगाल पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रित नहीं करके, इसको मतलब कि इस पर अपना पूरा नियंत्रण ना लगे, इसको आंशिक रूप से इस पर नियंत्रण स्थापित किया, अपना राजनीतिक नियंत्रण या प्रशासनिक नियंत्रण। तो वहाँ के भारतीय शासक को, कठपुतली नवाब को वहाँ उसके माध्यम से शासन ये लोग करते थे। बाकी जितना भी राजस्व से जुड़ा हुआ मामला होता था, सैन्य से जुड़ा हुआ मामला होता था, नागरिक से जुड़ा, ये सब अपने पास रखते थे। मतलब कि यहाँ द्वैध शासन हुआ बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या किया गया, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद के संधि के तहत द्वैध शासन स्थापित किया। मतलब कि भारतीय शासक को हस्तांतरित विषय दिया गया, जिसमें कि उतना महत्वपूर्ण मामला नहीं था, प्रशासन से रिलेटेड मामला नहीं। बाकी जितना भी दीवानी हो गया, वित्त हो गया, राजस्व मामले, सब आरक्षित विषय यानी कि गवर्नर जनरल को दिया गया। तो इसमें ये होता है, तो यहाँ से द्वैध शासन स्थापित होता है। तो आप बात करें तो इस दो युद्ध के बाद बंगाल पर पूरी तरीक़ा से वहाँ कब्जा हो गया। लेकिन वो लोग नहीं लिए, क्योंकि उसको उतना अनुभव नहीं था कि भारतीय लोगों पर शासन उसको कैसे करना है, यहाँ का क्या क्या नियम है, क्या क्या मतलब कि धार्मिक मान्यता है, ये सब पता नहीं था। इसीलिए उसको उस पर वहाँ वो अपना क्या किए, प्रत्यक्ष नियंत्रण ना स्थापित करके और प्रत्यक्ष रूप से वहाँ शासन किए। तो आप बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद वहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कर्मचारी वगैरह थे, जो भी वहाँ का स्टाफ वगैरह था, वो क्या किए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार न रह के वो लोग अपना निजी व्यापार करने लगे, रिश्वत उपहार वगैरह लेने लगे। और बहुत सारा जो है ना अपना रेवेन्यू जो होना चाहिए, जो लाभ कंपनी को होना चाहिए था, वो उसको ना हो, उसके कर्मचारी को हो रहा था। और वो सारा रेवेन्यू वगैरह अपने घर भेज रहा था ब्रिटेन में। तो इससे हुआ क्या कि कंपनी लॉस में जा रहा था। कंपनी जब लॉस में जा रहा था तब अंतिमतः जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक ही विकल्प बचा था कि वो ब्रिटिश संसद यानी कि ब्रिटिश सरकार से क्या करे, मदद मांगे कि हमको आप जो है कुछ ऐसा नियम कानून रेगुलेशन लाइए ताकि यहाँ मेरा कर्मचारियों पर रेगुलेशन आए और यहाँ का प्रशासन या राजनीतिक नियंत्रण जो है ना बेहतर हो पाए। तो इसलिए वो जब मदद मांगी, ब्रिटिश संसद इसके या ब्रिटिश सरकार इसी चीज़ का तो इंतजार कर रही थी, वो इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे मदद मांगेगा और हम उस पर नियंत्रण कसेंगे सशक्त। तो यही हुआ, जब इसमें हुआ तो वो लोग को मांगा जब मदद, तो वहाँ क्या हो गया, तब वो लोग रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। और रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और उसको 1 लाख पाउंड का कर्ज दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो कंपनी डूब गया था पूरी तरीके से। तो दे के उसको बचा लिया गया कंपनी को फिर से, और वहाँ पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। तब से सिलसिला शुरू होता है। रेगुलेटिंग एक्ट पहले आता है, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आता है, फिर अधिनियम आता है। इस तरीक़ा से काम चलते रहता है। तो देखते हैं आगे कैसे धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित होते जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश संसद का ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो शुरू करते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसका क्या महत्व है तो देख लेते हैं। इस एक्ट का ये महत्व है कि इस एक्ट के माध्यम से जो है कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का पहला नंबर, इसका पहला कदम था। और भारत में केंद्रीय शासन की नींव यहीं से शुरू होती है।
और इसके बाद बात करें इसका क्या क्या प्रावधान है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, तो इसका प्रावधान पहला है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। इसके साथ साथ जो बंगाल में है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में, जिसके प्रधान न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। और इसके अन्य 3 न्यायाधीश थे, वो क्रम वाइज है, कैसे लिमेंस्टर है, हाइड है, चैम्बर्स हैं, ये 3 है अन्य न्यायाधीश। तो इसके बाद आप आते हैं कि इस एक्ट का और क्या क्या प्रावधान हो सकता है। तो इसका एक्ट का और भी प्रावधान थे, जैसे कि इसी एक्ट के माध्यम से पहली बार ये प्रावधान किया गया कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है उसका वो जो है 2 अन्य प्रेसिडेंसी, जैसे उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, एक कलकत्ता, एक बम्बई, तीसरा मद्रास। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी को कहा गया कि आप ही जो बम्बई या मद्रास प्रेसिडेंसी का अपना अधिकार आप, मतलब कि कहने का ये मतलब हुआ कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है उसको बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी के गवर्नर को वहाँ के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। तो ये था एक ओवरव्यू 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का। आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ हम लिख चुके हैं बोर्ड पर, आप देखिए। ये तो सिर्फ ऐसे ओवरव्यू था और इसका बैकग्राउंड था, पृष्ठभूमि था कि क्या था। अब यहाँ देखिए मेन मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ क्या है, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास हम लोग देख रहे हैं। तो देखते हैं, पहला है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का पहला प्रोविजन है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया, ये हम बात कर चुके हैं। और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। जो मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर थे उसको इसके अधीन किया गया। किसके अधीन? यही बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन। इसके बाद दूसरा प्रोविजन बात करें तो गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य की स्थापना की गई। यानी कि इसमें दूसरा प्रोविजन देखें जो कि हम बात कर रहे हैं कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का स्थापना किया गया जिसमें 4 सदस्य थे। ठीक है, अब ये संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे और भारत पर अपना प्रशासन बेहतर करेंगे। इसके बाद और बात करें इसमें, तो ये बात कर चुके हैं 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से रोका गया। इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से रिश्वत वगैरह उपहार वगैरह लेने से मना किया गया। इसके साथ साथ बात करें तो इसी एक्ट के माध्यम से जो निदेशक मंडल थे यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि आप कंपनी के सैन्य, राजस्व एवं नागरिक मामले से संबंधित जितना भी सूचनाएं हैं वो आप ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश सरकार को देंगे। ये प्रावधान इसके तहत किया गया। तो ये था कुछ प्रावधान 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का। अब आते हैं नेक्स्ट प्रावधान पर। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट आया जो पहली बार 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसमें कुछ प्रावधान किया गया था और जो पहली बार बहुत ऐसा प्रावधान लाया गया था जिसमें कि कुछ सारा त्रुटि देखा गया, यानी कि बहुत सारा एरर था, उसमें कमी था, जिसको दूर करने के लिए एक 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी कि बंदोबस्त अधिनियम आया या संशोधन अधिनियम आया। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर जो संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में जो पहला कदम उठाया गया, तो इसमें किया क्या गया, जो उच्चतम न्यायालय थे, उच्चतम न्यायालय को कहा गया कि आप जो है गवर्नर जनरल के आधिकारिक निर्णय या आधिकारिक कार्य के प्रति आप जो है ना आधिकारिक कार्य के प्रति आप जो है उससे सवाल नहीं करेंगे या फिर आप आपके प्रति वो जवाब दे नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो 17 एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा गया कि जो कलकत्ता की सरकार है को बंगाल, बिहार और उड़ीसा हेतु विधि। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में एक और बेहतर काम किया गया। जो कलकत्ता की सरकार थी उसको कहा गया कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि आप ही बनाइएगा इस एक्ट के माध्यम। और इस एक्ट में बहुत ऐसा प्रावधान है जो कि हम देख सकते हैं, जो कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में जो कमियां था उसी को दूर करने के लिए है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय के जो अधीन किया गया था गवर्नर जनरल को, कि आप गवर्नर जनरल का मतलब गवर्नर जो भी कार्य करेंगे, आधिकारिक निर्णय लेंगे, उसको कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में क्या किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में उस पर बात किया जा सकता है, उस पर
वो कोर्ट जो है उस पर अपना प्रक्रिया चला सकती है। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से किया गया, उसको दूर हटा दिया गया। कहा कि गवर्नर जनरल को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया जाता है और उसके कर्मचारी वगैरह यानी कि जो भी उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर वगैरह हैं उसको भी इससे हटा दिया गया। मतलब कि कंपनी को पूरी तरीक़ा से क्या किया गया, वो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। लेकिन और इसमें देखिए इस एक्ट के ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से तो और क्या क्या किया गया, तो इस एक्ट के माध्यम से और भी बहुत सारा ऐसा प्रावधान है जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ऐसे देखिए मेनली आपको इसमें समझना एक्ट ऑफ सेटलमेंट की जो कलकत्ता की सरकार है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने यानी विधि बनाने का अधिकार देगा। अब इसके बाद आता है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इस एक्ट के बारे में सुन लीजिए क्या है इस एक्ट का प्रावधान। ये एक्ट थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार कंपनी में दोहरे शासन की स्थापना की गई। इसमें हुआ क्या कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामले से संबंधित निर्णय लेता था और उससे संबंधित सूचनाएं देता था ब्रिटिश संसद को, और साथ साथ